राधे राधे आप सभी को। हम अगली क्लास में समास पढ़े थे। बहुव्रीहि समास को हमने खत्म किया था और सारे एग्जाम्पल देखे थे। बहुव्रीहि समास हमारा समाप्त हो गया था। आगे हम अब कर्मधारय समास पढ़ेंगे इस क्लास में। ठीक, इस क्लास में हम कर्मधारय समास को खत्म करेंगे। एक एक वीडियो में एक एक समास को टारगेट किया है मैंने खत्म करने का। धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो समास अच्छे से समझ में आएगा। एक ही वीडियो में सब समझा देंगे तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। इसलिए हम एक एक टॉपिक को ला रहे हैं, एक एक समास को ला रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि समास अच्छे से समझ में आ जाए। हम नहीं चाहते कि क्लास करने के बाद भी आप लोगों को समास में डाउट रहे या समास से आप लोगों के प्रश्न गलत हो। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं अब आगे कर्मधारय समास से। बहुव्रीहि हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इस क्लास में हम लोग कर्मधारय समास पढ़ेंगे। ठीक, पहले हम परिभाषा देखते हैं कि समास की परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा है कि वह समास जिसके पदों में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो तथा संपूर्ण समासिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त नहीं हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये ध्यान देना है कि कर्मधारय समास में कोई भी अन्य अर्थ नहीं निकलता है और विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। ठीक, तो विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए और जो विशेष्य की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो वह समासिक पद जिसके पदों में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, संपूर्ण समासिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त नहीं हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यह तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। ये ध्यान देना है कि जो कर्मधारय समास है ये तत्पुरुष समास का ही एक भेद है और इसका भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है तो कर्मधारय समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। ये ध्यान देना है आप सभी को कि तत्पुरुष समास के दो भेद माने गए हैं कि जो कर्मधारय है और द्विगु है, ये दोनों तत्पुरुष समास के द्विगु नहीं, सॉरी, हाँ द्विगु हुई है। कर्मधारय और द्विगु ये दोनों तत्पुरुष समास के भेद है, दोनों के उत्तर पद प्रधान होते हैं। ठीक, क्योंकि समास को सर्वमान्य समास के 4 ही भेद किए गए हैं। बहुव्रीहि है, अव्ययी है और कर्मधारय है और तत्पुरुष है। ठीक, तो तत्पुरुष के 2 भेद करेंगे तो तत्पुरुष के 2 भेद करेंगे तो कर्मधारय निकलेगा और द्विगु निकलेगा। ये ध्यान देना है। तो समास के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो बहुव्रीहि है, अव्ययी है, उसके बाद तत्पुरुष है, उसके बाद द्वंद्व है। ठीक, तो बहुव्रीहि हो गया, तत्पुरुष हो गया, द्वंद्व हो गया और अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक, तो समास के 4 भेद है और कर्मधारय और द्विगु समास ये दोनों बहुव्रीहि समास के भेद है। ये ध्यान देना है। तो कर्मधारय समास की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ लिया। परिभाषा भी पूछता है समास का कि जिस समास में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो तो वहाँ कौन सा समास होता है या फिर उपमेय उपमान का संबंध हो। तो परिभाषा पे भी हम ध्यान देंगे, परिभाषा को हम याद कर लेंगे। ठीक, कि विशेष से विशेषण का संबंध और उपमेय उपमान का संबंध कर्मधारय समास में होता है। इसको बस याद कर लेंगे और तत्पुरुष समास का ये एक भेद है और इसका उत्तर पद प्रधान होता है। ये ध्यान देना है। तो इसमें कर्मधारय समास होगा। अब परिभाषा समझ लिए, परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल। ठीक, अब एग्जाम्पल देखिए कर्मधारय समास के उदाहरण। तो इसके उदाहरण देखिए, अल्पसंख्यक, अल्प है संख्या जिसकी। ठीक, यहाँ अन्य अर्थ नहीं निकल रहा है इसीलिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। अल्प है संख्या जिसकी, अल्पसंख्यक कर्मधारय है। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, मैंने विग्रह भी कर दिया है जिससे थोड़ा सा आसानी होगा। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। अंधभक्त, अंधा है जो भक्त। दीर्घ आयु, दीर्घ है आयु जिसकी। दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ है प्रतिज्ञा जिसकी। नवजात, नव है जो जात, नव का अर्थ है नया
या फिर तुरंत, और जात का अर्थ है जन्मा, और नवयुवक नया है जो युवक। ठीक, तो अल्पसंख्यक में कर्मधारय है, अंधविश्वास में भी कर्मधारय है, अंधभक्त में भी कर्मधारय है, दीर्घायु में भी कर्मधारय है, दृढ़ प्रतिज्ञ में भी कर्मधारय है, नवजात में भी कर्मधारय है, नव युवक में भी कर्मधारय है। हम एग्जाम्पल को इसलिए कई बार पढ़ दे रहे हैं जिससे एकदम दिमाग में आप लोगों के अच्छी तरह से बैठ जाए कि इसमें ये समास है। एग्जाम्पल को कई बार पढ़ने से ही हमारा समास तैयार होगा। एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, टाइम देंगे, तभी तैयार होगा। ठीक, तो इतना हम लोग 7 एग्जाम्पल पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। इस सभी में कर्मधारय समास है। अब देखिए, अब आता है अल्पेक्ष। अल्प है जिसकी इच्छा, अल्पेक्ष में भी कर्मधारय है। नीलोत्पल, ये बहुत पूछता है। नीला है जो उत्पल, इसमें भी कर्मधारय है। नीलकमल, ये भी बहुत पूछता है। नीला है जो कमल, नीलकमल नीला है जो कमल, इसमें भी कर्मधारय है। नीलांबर, तो इसका विग्रह ये होगा, ये नीचे लिखा गया है। नीलांबर में भी कर्मधारय है, ये ध्यान देना है। नीला है जो अंबर। पीत पर्ण, ये भी बहुत मोस्ट है। पीत है जो पर्ण, ये कंफ्यूज कर देगा बहुब्रीहि से। हम लोग सोचने लगेंगे कि पीत है पर्ण, कहीं स्पेशल तो नहीं हो जा रहा है, पर नहीं, पीत पर्ण में कर्मधारय होगा, ये ध्यान देना है। इसका यहाँ पे विच्छेद है कि पीत है जो पर्ण, पीत पर्ण, और नीला है जो अंबर, नीलांबर। अब देखिए पूर्ण काम, पूर्ण है जिसकी कामना, पूर्ण है जिसकी कामना, उसको कहते हैं पूर्ण काम। ठीक, तो इसमें भी कर्मधारय समास है, पूर्ण काम में भी। परमाणु, परम है जो अणु, इसको मोस्टली ध्यान देना है। अगर परमाणु पूछ देगा तो हमारा दिमाग चला जाएगा कि परमाणु स्पेशल तो नहीं है, कहीं परमाणु बम तो की बात नहीं किया जा रहा है यहाँ, पर नहीं, परमाणु में कर्मधारय ही होगा, ये ध्यान देना है कि परमाणु में कर्मधारय समास ही होगा। परम है जो अणु, ठीक, परम है जो अणु, तो इसमें भी कर्मधारय समास होगा। गतांक, गत है जो अंक, गत है जो अंक, इसमें भी कर्मधारय है। अधमरा, आधा है जो मरा, अधमरा में भी कर्मधारय है, ये बहुत मोस्ट है। अधमरा, आधा है जो मरा, इसको ध्यान दीजिएगा कि अधमरा में कर्मधारय है, ये मोस्ट है, इसको ध्यान देना है, कंफ्यूज कर सकता है ये। उच्चायोग, उच्च है जो आयोग, उच्चायोग उच्च है जो आयोग, इसमें भी कर्मधारय है। नवागंतुक, नव है जो आगंतुक, ये भी मोस्ट है, नवागंतुक भी क्या है, मोस्ट है। पर्णकुटी, पर्णों से निर्मित है जो कुटी, अर्थात पर्ण मतलब पत्ते होते हैं, पत्तों से बनी है जो कुटी, उसको पर्णकुटी कहते हैं। और पर्णकुटी में भी कर्मधारय है, ये ध्यान देना है। पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक, पूर्णांक में भी क्या है, कर्मधारय समास है। पूर्ण है जो अंक, उसको कहेंगे पूर्णांक, और पूर्णांक में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। आगे देखिए, एकाग्र चित्त दिया है। एकाग्र चित्त, एकाग्र है जिसका चित्त, एकाग्र है जिसका चित्त, उसे कहते हैं एकाग्र चित्त। इसको भी ध्यान देना है, किसी स्पेशल व्यक्ति को नहीं कहते हैं एकाग्र चित्त। एकाग्र है जिसका चित्त, किसी का भी चित्त एकाग्र हो सकता है। ठीक, तो इसमें भी कर्मधारय समास होगा। महात्मा, ये तो बहुत पूछता है, इसको तो इतनी बार पूछा है कि बता नहीं सकते। महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक, महान है जो आत्मा, उसे हम महात्मा कहते हैं, और महात्मा में कर्मधारय होगा, इसको तो बिल्कुल ध्यान देना है कि महात्मा में क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। महान है जो आत्मा, महात्मा। फिर है दुरात्मा, दुर है जो आत्मा, दुर मतलब बुरी, ठीक, यहाँ पे दुर उपसर्ग लगा है, दुर का अर्थ होता है बुरी, बुरी है जो आत्मा, ये भी स्पेशल किसी के लिए नहीं कहा गया है। ठीक, दुरात्मा में भी कर्मधारय होगा। सज्जन भी पूछता है और पूछ सकता है आगे, तो सज्जन को भी ध्यान देना है कि सत मतलब अच्छा, अच्छा, अच्छा है जो जन, उसे कहते हैं सज्जन। और सज्जन में कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा सज्जन में। ठीक, दुर्जन, सज्जन का विलोम दुर्जन होता है, तो दुर मतलब बुरा है जो जन, उसे कहते हैं दुर्जन, यहाँ भी कर्मधारय है।
फिर है सदाचार, सत्य है जो आचार, सत्य है आचार जो उसे कहते हैं सदाचार। तो सदाचार में भी कर्मधारय समास है, ये ध्यान देना है। अब देखिए आगे, कच्चा माल, कच्चा है जो माल, उसमें भी कर्मधारय है। कच्चा है जो माल, कच्चा माल कहते हैं, कच्चा माल में भी कर्मधारय समास है। और सद्भावना, सत्य है जो भावना, सत्य है जो भावना मतलब अच्छी है जो भावना, उसे कहते हैं सद्भावना। ठीक, तो सद्भावना में भी कर्मधारय समास होगा, ये ध्यान देना है। पर कटा, पर हैं कटे जिसके, ठीक, पर हैं कटे जिसके उसे कहते हैं पर कटा, यहाँ भी कर्मधारय समास है। अब है पूर्वार्ध, पूर्व है अर्ध जो, पूर्व है अर्ध जो उसे कहते हैं पूर्वार्ध, पूर्वार्ध में कर्मधारय समास होगा, ये ध्यान देना है। बहुमूल्य, बहुत है मूल्य जिसका, जिसका बहुत है मूल्य उसे कहते हैं बहुमूल्य। तो बहुमूल्य कोई स्पेशल चीज नहीं हो सकती है, सभी चीजें बहुमूल्य हो सकती हैं। ठीक, तो बहुमूल्य में भी कर्मधारय समास होगा। तीव्र बुद्धि, तीव्र है बुद्धि जिसकी, तीव्र बुद्धि है जिसकी उसे कहते हैं तीव्र बुद्धि। और तीव्र बुद्धि में कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा। काला सांप, काला है जो सांप, ये किसी स्पेशल सांप के लिए नहीं कहा गया है, काला सांप बहुत होते हैं। ठीक, तो काला है जो सांप उसे कहेंगे काला सांप। तो काला सांप में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। ठीक, अब है कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण है जो सर्प उसे कहते हैं कृष्ण सर्प। तो कृष्ण सर्प में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। अब देखिए इसको ध्यान देना है, आदि प्रवर्तक को, आदि प्रवर्तक, आदि है जो प्रवर्तक, ठीक, आदि है जो प्रवर्तक उसे कहते हैं आदि प्रवर्तक। आदि प्रवर्तक में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। अब देखिए कृष्णांगी, ये बहुत मोस्ट है कृष्णांगी, ये आप लोगों को लगेगा कि किसी स्पेशल को कहा गया है कृष्णांगी, लेकिन ये नहीं, स्पेशल को नहीं कहा गया, इसको ध्यान देना है। ठीक, कृष्णांगी में कर्मधारय समास होगा, इसका विग्रह होगा कि कृष्ण मतलब काले अंगों वाली, ठीक, कृष्णांगी मतलब काले अंगों वाली। तो काले अंगों वाली कोई भी हो सकता है, कोई स्पेशल नहीं होता है, एक ही आदमी का केवल काला है। ठीक, तो कृष्णांगी मतलब काले अंगों वाली। तो कृष्णांगी में भी कर्मधारय समास होगा, ये मोस्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि कृष्णांगी में भी कर्मधारय समास है, ये मोस्ट है। अब इतना एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं, अब और एग्जाम्पल है इसके। अब आगे देखिए, आगे दिया है चरम सीमा, चरम सीमा, चरम तक पहुंची है जो सीमा उसे कहते हैं चरम सीमा। तो चरम सीमा में भी कर्मधारय है। जवां मर्द, जवां है जो मर्द उसे कहते हैं जवां मर्द। ठीक, इसमें भी कर्मधारय है। स्वर्ण कलश, स्वर्ण से निर्मित कलश, इसमें भी कर्मधारय है, स्वर्ण से निर्मित कलश। भग्न मनोरथ, भग्न है जिसके मनोरथ उसे कहते हैं भग्न मनोरथ। ये किसी स्पेशल व्यक्ति को नहीं कहा गया है, ये केवल ध्यान देना है। ठीक, तो भग्न मनोरथ में भी कर्मधारय होगा, ये ध्यान देना है। आगे है भीमाकार, भीम मतलब विशाल है आकार जिसका, ठीक, भीमाकार का होगा विग्रह कि विशाल है आकार जिसका उसे कहते हैं भीमाकार। विशाल है आकार जिसका उसे कहते हैं भीमाकार। तो भीमाकार में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है, क्योंकि विशाल आकार बहुत लोगों का हो सकता है, किसी स्पेशल के लिए नहीं कहा गया है कि केवल उन्हीं का विशाल आकार था। ठीक, भीष्मवत, भीष्म के समान है जो, भीष्मवत मतलब किसी की भी तुलना हम कर सकते हैं भीष्म से, भीष्म स्पेशल थे, लेकिन ये नहीं कि उनसे किसी की तुलना करेंगे, तो केवल एक ही व्यक्ति की करेंगे उनसे तुलना, बाकी किसी की नहीं करेंगे। तो भीष्मवत, भीष्म के समान है जो, भीष्मवत का अर्थ होता है भीष्म के समान है जो, तो इसमें भी कर्मधारय है। मंद बुद्धि को ध्यान देना, ये तत्पुरुष समास में कंफ्यूज करेगा। ठीक, मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि उसे कहते हैं मंद बुद्धि। मंद बुद्धि में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है।
मंद है जिसकी बुद्धि उसे कहते हैं मंद बुद्धि। मंद बुद्धि में कर्मधारय समास होगा। अब है महाप्रज्ञा, इसमें भी कर्मधारय है। महान है जिसकी प्रज्ञा, महान है जिसकी प्रज्ञा उसे कहते हैं महाप्रज्ञा। तो महाप्रज्ञा में भी कर्मधारय समास है, ये ध्यान देना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया रक्त लोचन, ये मोस्ट है। रक्त लोचन इसलिए मोस्ट है क्योंकि एक रक्तांबर है, रक्तांबर दुर्गा को कहते हैं, ठीक। तो रक्तांबर में बहुव्रीहि समास होगा। और रक्त लोचन, रक्त के समान लाल है जिसके लोचन, लोचन मतलब आँख होता है, ठीक। तो जिसकी रक्त के समान आँख जो है वो लाल है उसे कहते हैं रक्त लोचन। तो रक्त लोचन में भी कर्मधारय समास होगा। विशाल बाहु, विशाल बाहुए जिसकी, विशाल मतलब बाहुए मतलब भुजाएं हैं जिसकी, उसे कहते हैं विशाल बाहु। तो भुजाएं किसी की भी विशाल हो सकती हैं, ये भी किसी स्पेशल के लिए नहीं है। तो विशाल बाहु में भी कर्मधारय समास होगा। वीर बाला, वीर है जो बाला, तो वीर बाला में भी कर्मधारय समास है। अच्छा, वीरबाला, वीरांगना किसी का उपन्यास है। वीरबाला से याद आ गया कि वीरांगना किसी का उपन्यास है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वीरांगना किसका उपन्यास है। कुछ भी मिल जाए तो रचना को बिल्कुल क्लियर करते रहना है हर जगह। मिलता जुलता मिल जाए तो हमेशा दिमाग में रचना रन करनी चाहिए, तब मानेंगे कि आपकी तैयारी बढ़िया है, ठीक। तो कुछ भी उसका एक वर्ड मिल जाए तुरंत कोई रचना दिमाग में आ जानी चाहिए, एकदम रचना घूमनी चाहिए दिमाग में। तो जैसे वीर देखे तो वीरांगना याद आ गया। वीरांगना किसी का उपन्यास है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वीरांगना किसका उपन्यास है, ठीक। आगे देखिए, अंधकूप, अंध है जो कूप, अंध है जो कूप, इसमें भी कर्मधारय समास है। अंध है जो कूप, अंधकूप। तो अंधकूप में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अंधा कुआं भी किसी का नाटक है और अंधा युग भी है, ठीक। अंधा युग तो सबको पता होगा, धर्मवीर भारती का है। अंधा कुआं बताइएगा आप लोग कि अंधा कुआं और वीरांगना, ये दो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि किसका है अंधा कुआं नाटक और वीरांगना उपन्यास किसका है, ठीक। अंधा कुआं किसका नाटक है और वीरांगना किसका उपन्यास है, ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। हीनार्थ, हीन है जिसका अर्थ उसे कहते हैं हीनार्थ। हीन है जिसका अर्थ उसे क्या कहते हैं? तो हीनार्थ कहते हैं। और हीनार्थ में कर्मधारय समास है, ये ध्यान देना है। अब देखिए, सत्य परामर्श, सत्य मतलब अच्छा, अच्छा है जो परामर्श उसे कहते हैं सत्य परामर्श, यहाँ भी कर्मधारय है। बीत काम मतलब बीत गई है कामनाएं जिसकी, बीत गई है कामनाएं जिसकी उसे बीत काम कहते हैं। बीत काम में भी कर्मधारय होगा, ये भी कोई स्पेशल व्यक्ति के लिए नहीं है। शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार, इसको भी ध्यान देना है कि शिष्टाचार का अर्थ होगा शिष्ट है जो आचार, शिष्ट है जो आचार उसे कहते हैं शिष्टाचार, यहाँ भी कर्मधारय समास है। शक्तिवर्धक, वर्धक है जो शक्ति का, वर्धक है जो शक्ति का उसे कहते हैं शक्तिवर्धक। शक्तिवर्धक में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। वर्धक है जो शक्ति का उसे कहते हैं शक्तिवर्धक। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक नियम है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए कि जहाँ दोनों ही पद गुणवाचक विशेषण हो वहाँ भी कर्मधारय समास ही होता है। गुणवाचक विशेषण का मतलब कि एक शब्द की दूसरे शब्द विशेषता बताता है, ठीक। एक शब्द की दूसरा शब्द विशेषता बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जहाँ दोनों पद गुणवाचक विशेषण हो वहाँ कर्मधारय समास होता है, इसको भी ध्यान देना है। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल है ये बहुत मोस्ट है। अब देखिए, काला स्याह, जो काला है जो स्याह है, ठीक। खट्टा मीठा, जो खट्टा है जो मीठा है। मोटा ताजा, जो मोटा है और ताजा है। नील लोहित, जो नीला है और लोहित है।
भूखा प्यासा, जो भूखा है जो प्यासा है, ठीक। दोनों शब्द किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं, ठीक। तो काला स्याह में भी कर्मधारय होगा, आप लोग बिल्कुल याद रख लीजिएगा ऐसे कि काला स्याह में भी कर्मधारय होगा। और खट्टा मीठा तो मुझे मोस्ट लग रहा है, क्योंकि खट्टा मीठा आ जाएगा ना तो बहुत लोग द्वंद्व समास लगा देंगे, खट्टा और मीठा कर देंगे। नहीं, खट्टा मीठा में कर्मधारय समास है, ये ध्यान देना है। कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है खट्टा मीठा में। तो इसको ध्यान देना है कि खट्टा मीठा कर्मधारय समास है। मोटा ताजा, नील लोहित, भूखा प्यासा, ठीक। भूखा प्यासा, नील लोहित, मोटा ताजा, सभी को ध्यान देना है। मोटा ताजा, नील लोहित, भूखा प्यासा। मोटा ताजा में भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं द्वंद्व तो नहीं होगा, लेकिन द्वंद्व कैसे होगा? मोटा और ताजा, ऐसे थोड़ी ना होता है विग्रह उसमें द्वंद्व में। नहीं, तो मोटा है और ताजा है उसे कहते हैं मोटा ताजा। खट्टा है जो मीठा है उसे कहते हैं खट्टा मीठा। जो नीला है जो लोहित है उसे कहते हैं नील लोहित। जो भूखा है और प्यासा है उसे कहते हैं भूखा प्यासा। तो इसमें पांचों में कर्मधारय समास होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसको भी थोड़ा ये ट्रिकी मान लीजिए है, इसको भी ध्यान देना है, ये भी बहुत मोस्ट है कि निम्नलिखित उपसर्गों के योग से कर्मधारय समास भी होता है, ये ध्यान देना है। अति उपसर्ग लग जाता है, अति उपसर्ग तो कर्मधारय समास होता है, ये ध्यान देना है। जैसे अतयुक्ति, अतयुक्ति मतलब अति है जो उक्ति, अति है जो उक्ति। अतिवृष्टि, अति है जो वृष्टि। अति उपसर्ग अगर स्टार्ट में लग गया तो अधिकतर वहां कर्मधारय का ही चांस बनता है। तो अतियुक्ति, अति है जो उक्ति। अतिवृष्टि, अति है जो वृष्टि। अतियुक्ति और अतिवृष्टि दोनों में कर्मधारय समास है। अब देखिए कु, ये भी उपसर्ग है कु, इसको ध्यान देना, आप लोगों का उपसर्ग भी क्लियर हो जाएगा कि किसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे अतियुक्ति में अति है, अतिवृष्टि में भी अति उपसर्ग लगा है। कु का अर्थ बुरा होता है, अर्थ भी लिख दिए हैं। तो कु उपसर्ग किसमें लगा है? कुपुत्र में लगा है। तो कु मतलब बुरा है जो पुत्र, कुपुत्र को भी ध्यान देना है, बुरा है जो पुत्र में भी कर्मधारय होगा। और कुमार्ग मतलब बुरा है जो मार्ग, वहां भी कर्मधारय होगा। कुपुत्र और कुमार्ग दोनों में कर्मधारय समास होगा, ये ध्यान देना है। अब देखिए सु उपसर्ग, अति उपसर्ग पढ़ लिए, कु उपसर्ग पढ़ लिए, ये उपसर्ग लग जाते हैं अगर शब्द के स्टार्ट में तो समझ लीजिएगा कि यहाँ कर्मधारय ही होगा। अपवादी एक दो होंगे कि जिसमें नहीं होगा, बाकी अधिकतर में कर्मधारय ही होता है, ठीक। तो सु उपसर्ग भी यदि लग जाता है स्टार्ट में, सु, सु का अर्थ अच्छा होता है, ठीक। तो सुपुत्र मतलब सु है जो पुत्र, अच्छा है जो पुत्र, कर्मधारय। सुमार्ग, अच्छा है जो मार्ग, कर्मधारय। क्लियर है? सुपुत्र में, सुमार्ग में कर्मधारय समास होगा। आगे देखिए खुश, खुश, खुश भी उपसर्ग है एक, खुश का अर्थ अच्छा ही होता है। तो खुशबू मतलब खुश है जो बू मतलब अच्छी है जो, बू मतलब सुगंध, ठीक। तो खुशबू में भी कर्मधारय होगा, इसको थोड़ा स्पेशल ध्यान देना है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो खुशबू को ध्यान देना है, ठीक, कि खुशबू में कर्मधारय समास होगा। खुश मिजाज, खुश है मिजाज जिसका, खुश है मिजाज जिसका, उसमें भी कर्मधारय समास होगा, ये ध्यान देना है। खुशबू और खुश मिजाज दोनों में कर्मधारय होगा। आगे बढ़ते हैं अब देखिए बद उपसर्ग है एक, बद का अर्थ होता है बुरा या बुरी। तो यहाँ देखिए बद बू मतलब बद मतलब बुरी है जो, बू मतलब गंध, मतलब बुरी है जो गंध, उसे कहते हैं बदबू। बदहाल मतलब बुरा है हाल जिसका, तो होगा बदहाल। तो बदबू और बदहाल इन दोनों में कर्मधारय समास होगा। बद उपसर्ग लगा है, ये ध्यान देना है, बद उपसर्ग लगेगा तो कर्मधारय ही होगा। अब देखिए दुर उपसर्ग, दुर का अर्थ होता है बुरा, ठीक। तो दुर का अर्थ होता है बुरा, तो दुरात्मा है और दुर्जन है। तो दुर आत्मा में भी दुर उपसर्ग लगा है और दुर्जन में भी दुर उपसर्ग लगा है, ठीक। तो दुरात्मा मतलब दुर है जो आत्मा, और दुर्जन मतलब दुर है जो जन। दुरात्मा मतलब दुर है जो आत्मा, और दुर्जन मतलब दुर है जो जन, मतलब बुरा है जो जन। तो दुरात्मा और दुर्जन दोनों में कर्मधारय समास होगा।
अब देखिए अध, अध का होता है अर्थ आधा, तो अध खिला, अध खिला, आधा है जो खिला, अध खिला। ठीक, अध खिला फुल उपन्यास भी है हरिऔध का। आधा है जो खिला, अध खिला, तो अध खिला में पूछेगा कि समास बताइए, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अध खिला में कर्मधारय समास होगा। अध खिला में कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास होगा। अधमरा, आधा है जो मरा, अधमरा आधा है जो मरा, अधमरा में भी कर्मधारय समास है। ठीक, अब देखिए जहाँ उपमेय उपमान का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। ये तो हम लोग परिभाषा में ही पढ़े थे कि जहाँ उपमेय और उपमान का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। ये सभी जो यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, ये सभी ऊपर के भी तो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल थे, वो भी महत्वपूर्ण थे, ये भी मोस्ट हैं बहुत। ठीक, तो ध्यान देना है। देखिए अधर पल्लव, पल्लव रूपी अधर। ठीक, तो अधर पल्लव में ध्यान देना है कि कर्मधारय समास होगा। अधर पल्लव मतलब पल्लव रूपी अधर, तो अधर पल्लव में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। क्लियर है? कर कमल, तो यहाँ पे होगा कमल रूपी कर, कमल रूपी कर को कहते हैं कर कमल, तो कर कमल में कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास होगा कर कमल में। ठीक, कीर्ति लता, लता रूपी कीर्ति, कीर्ति लता, लता रूपी कीर्ति। कीर्ति लता विद्यापति की रचना भी है और अष्ट भाषा में लिखी गई है, तो कीर्ति लता में समास भी ध्यान दे दीजिए। ये नहीं कि बहुब्रीहि लगा देंगे स्पेशल हो गया रचना, नहीं। लता रूपी कीर्ति को कहते हैं कीर्ति लता, ये मोस्ट है, कीर्ति लता में मोस्ट है, कर्मधारय समास होगा कीर्ति लता में। ठीक, कीर्ति लता में कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास होगा, ये मोस्ट है। चरण कमल, कमल रूपी चरण, चरण कमल, कमल रूपी चरण, यहाँ भी कर्मधारय समास है। क्रोधाग्नि, ये ध्यान देना है, क्रोधाग्नि को क्यों ध्यान देना है? क्योंकि ये तत्पुरुष समास में कंफ्यूज करेगा। जब तत्पुरुष के हम भेद पढ़ेंगे तो संबद्ध तत्पुरुष आता है। ठीक, तो वहाँ कंफ्यूज करेगा। बहुत लोग इसका अर्थ क्रोध की अग्नि निकाल लेते हैं, वो गलत हो जाएगा। क्रोध की अग्नि नहीं होता है, अग्नि रूपी क्रोध को क्रोधाग्नि कहते हैं। ठीक, तो क्रोधाग्नि में कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास होगा क्रोधाग्नि में। देह लता, लता रूपी देह को कहते हैं देह लता, तो देह लता में भी कर्मधारय समास है। भव सागर, सागर रूपी भव को कहते हैं भव सागर, भव सागर में भी कर्मधारय समास है। वचनामृत, अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी वचन को कहते हैं वचनामृत, इसमें भी कर्मधारय समास है। स्त्री रत्न, ये भी मोस्ट है, स्त्री रत्न, रत्न रूपी स्त्री को कहते हैं स्त्री रत्न, रत्न रूपी स्त्री को कहते हैं स्त्री रत्न, तो स्त्री रत्न में भी कर्मधारय समास है। क्लियर है? कर्मधारय समास अब समाप्त हो गया। एक बार हम सारे एग्जाम्पल को एक साथ पढ़ लेते हैं बस बिना व्याख्या के, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक बार और अच्छे से बैठ जाए वो। ठीक, तो अब आते हैं हम स्टार्ट में, वहां से कर्मधारय समास के उदाहरण को रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, सभी में कर्मधारय समास है, उसके उदाहरण हम एक बार सीरियल नंबर से पढ़ रहे हैं। अल्पसंख्यक है, अंधविश्वास है, अंधभक्त है, दीर्घायु है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, नवजात है, नवयुवक है, अल्पेक्ष है, नीलोत्पल है, नीलकमल है, नीलांबर है, पीतपर्ण है, पूर्णकाम है, परमाणु है, गतांक है, अधमरा है, उच्चायोग है, नवागंतुक है, पर्णकुटी है, पूर्णांक है, एकाग्रचित है, महात्मा है, दुरात्मा है, सज्जन है, दुर्जन है, सदाचार है, कच्चा माल है, सद्भावना है, परकटा है, पूर्वाध है, बहुमूल्य है, तीव्र बुद्धि है, काला साप है, कृष्ण सर्प है, आदि प्रवर्तक है, कृष्णांगी है, चरम सीमा है, जमा मर्द है, स्वर्ण कलश है, भग्न मनोरथ है, भीमाकार है, भीष्मवत है, मंद बुद्धि है, महाप्रज्ञा है,
रक्तलोचन है, विशाल बाहु है, वीरबाला है, अंधकूप है, हीनाथ है, सत्य परामर्श है, वीतकाम है, शिष्टाचार है, शक्तिवर्धक है, काला स्याह है, खट्टा मीठा है, मोटा ताजा है, नील लोहित है, भूखा प्यासा है। अब ये उपसर्ग वाला था कि देखिए अपि उपसर्ग, कु उपसर्ग, सु उपसर्ग, खुश उपसर्ग, बद उपसर्ग, दुर उपसर्ग और अध उपसर्ग। जिस शब्द के स्टार्ट में ये उपसर्ग लग जाएंगे वहां कर्मधारय ही होगा। अधिकतर 95% चांस बनता है कर्मधारय होने का। ठीक, अति, कु, सु, खुश, बद, दुर और अध ये उपसर्ग लग जाएंगे तो कर्मधारय होगा। अधखिला, अधमरा सब में कर्मधारय है। अधर पल्लव कर्मधारय है। कर कमल कर्मधारय है। कीर्तिलता कर्मधारय है। चरण कमल, क्रोधाग्नि, देहलता, भवसागर, वचनामृत, स्त्री रत्न। ठीक, तो सब में कर्मधारय है। अधर पल्लव को स्पेशली ध्यान देना है, कीर्तिलता को ध्यान देना है, क्रोधाग्नि को ध्यान देना है। ठीक, जो कंफ्यूज करेंगे उस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो हमारा आज कर्मधारय समास खत्म हो गया। अब द्विगु समास और द्वंद्व समास ये हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, कर्मधारय समास का मैंने लगभग इसका भी 50 से ऊपर करवाया है, 70-80 उदाहरण इसका भी करवाया है। ठीक, और वासुदेव नंदन के मैंने उदाहरण नहीं रखे हैं, उसका भी रख देंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो, क्योंकि मैंने सोचा कि उसी का उतार देंगे तो फिर सेम हो जाएगा। बुक तो आप लोगों के पास है ही, आप लोग पढ़ ही रहे हैं। हाँ, पर बुक का उदाहरण आप लोग बिल्कुल उसको रट लीजिएगा एकदम। बुक का उदाहरण जो दिया है उसमें दे दिया है, लिख दिया, उसको दिमाग नहीं लगाना है कि क्या होगा कैसे होगा, बस रट जाना है एकदम। कि जो दिया है उसको बस रट जाना है कि इसमें ये समास होगा, इसमें ये समास होगा, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, जो दे दिया है एकदम किताब का वसुदेव नंदन का समास का उदाहरण, एक एक उदाहरण याद होना चाहिए एकदम। हम उसका भी उदाहरण हो सकेगा तो क्लास में रखेंगे एक दिन। जितने भी दिए गए हैं उसको भी समझा समझा के अगर आप लोग चाहेंगे तो उसके भी सभी उदाहरण को हम रखेंगे, ऐसे बोलेंगे कई बार, सुनाएंगे, ताकि उसके भी उदाहरण तैयार हो जाए। ठीक, ताकि समाज का हमारा कोई पार्ट एकदम छूटा ना रहे, कहीं से भी एग्जाम्पल या फिर कोई भी चीज हमारी बची ना रहे। समाज जब खत्म हो तो हाँ लगे कि हमने समाज अच्छे से पढ़ लिया है, समाज से गलती होने के बहुत कम चांस हो। समाज खत्म हो जाएगा फिर इसके बाद हम तुरंत काल स्टार्ट करेंगे, उसको भी हम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और समझ में भी आएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। काल बहुत अच्छे से समझाएंगे, आप लोगों को समझ में भी आएगा। उसमें 2-3 है वही कंफ्यूज करते हैं, संदिग्ध, संभाव, ये ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, पर उसका भी उपाय है, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरी कोशिश करेंगे पहले समास आप लोगों का अच्छे से तैयार हो जाए, समास का टॉपिक खत्म हो जाए। ये 2-2 वीडियो हम छोटा छोटा एक दिन में इसकी उपलब्ध कराएंगे, आप लोग इसको पढ़िएगा, नोट करिएगा, कम से कम उदाहरण तो नोट कर लीजिएगा। समास का नाम लिख के, परिभाषा लिखिए या ना लिखिए, उदाहरण उसका लिख के एक जगह पेज पे नोट करते चलिएगा, रख पे उसको 1-2 बार बस देख लीजिएगा, वो तैयार होता चलेगा, दिमाग में बैठ जाएगा ना। एक बार बैठ जाएगा तो फिर वो जल्दी गलत नहीं होगा। ठीक लगेगा कि कहीं देखे हैं, वो सही हो जाएगा। तो फिर समास खत्म हो जाएगा जल्दी ही। तो फिर उसके बाद हम लाएंगे काल को। फिर इसी तरह व्याकरण के सारे टॉपिकों को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। आप सभी लोग बताइएगा क्लास कैसी लगी, अच्छी है कि नहीं है। आप लोग बहुत हौसला बढ़ाते हैं जिससे और अच्छा करने का मन करता है कि और अच्छा करें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, पसंद लगेगी मेरी क्लास। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कोई देखेगा कि नहीं देखेगा। फिर मेरा काम है लेकिन बनाना, मैं तो डेली बनाऊंगी, 2 वीडियो डालूंगी। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो देखिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं। जिसको लगेगा वो देखेगा, जिसको समझ में आएगा। सबको सबकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, पर धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, मुझे पूरा पता है। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। मुझे पता है कि मेरे पढ़ाने के बाद आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, इतना मुझे भरोसा है खुद पे। सारे जो टॉपिक मैं करवाऊंगी वो एकदम क्लियर करवाऊंगी। ठीक, सारे व्याकरण के टॉपिक को मैं करवाऊंगी एकदम अच्छे से, ताकि व्याकरण से प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि 30-40 प्रश्न आते हैं व्याकरण से, कोई हल्का टॉपिक नहीं है ये। तो बस इसी तरह रिवीजन कराते रहेंगे, रिवीजन करते 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 आप लोगों का व्याकरण तैयार हो जाएगा। ठीक, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।